इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो में इसको 1 शॉट में खत्म करूंगा, तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका पहला टॉपिक है परिवर्तन अर्थात चेंजेज। दोस्तों, हम जानेंगे कि परिवर्तन और चेंजेज किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर समय के साथ किसी वस्तु में बदलाव हो रहा है तो उसको ही हम लोग परिवर्तन कहेंगे। जैसे किसी वस्तु या पदार्थ में समय के साथ उनकी आकार, संगठन, गुण और संरचना में हुए बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। अर्थात समय के साथ जो भी वस्तु में बदलाव होती हैं उनको हम परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, परिवर्तन वास्तव में 2 प्रकार की होती हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, यदि हम मोटी मोटा बात करें तो भौतिक परिवर्तन अर्थात जिसमें ऊपरी रूप से बदलाव होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब जिसमें आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब यदि किसी वस्तु में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उसमें कोई नए बंध नहीं बन रहे हैं तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन अर्थात यदि किसी वस्तु में परिवर्तन हुआ और उसमें कुछ पुराने बंध टूट गए और नए बंध बन गए तो उसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंजेज ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यदि हम देख लें, बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण और गूथे हुए आटे को अलग अलग आकृति देना। देखिए, यदि हम बर्फ का गलना, तो यदि बर्फ गल भी जाता है तब भी उसका सूत्र H2O ही रहेगा। अगर जल जम भी जाता है तब भी इसका सूत्र H2O ही रहेगा। अगर जल वाष्पीकरण हो जाता है तब भी उसका सूत्र H2O ही रहेगा। अर्थात इसमें आंतरिक परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। अगला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन, संरचना और गुण परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात किसी वस्तु में समय के साथ बदलाव तो हो रहा है और उसमें उसके सूत्र परिवर्तित हो जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, दहन अर्थात किसी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है, परमाणु का विस्फोट होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात ये परिवर्तन एक बार हो गए तो दोबारा इसको किसी भी प्रोसेस से इसको हम पुनः रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात केमिकल रिएक्शंस। दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम लोग ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ कुछ न कुछ क्रिया करेंगे और कुछ नया पदार्थ बनाएंगे। वो पदार्थ एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। दोस्तों, जो पदार्थ हम शुरू में लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे उसे हम अभिकारक कहेंगे और उनसे जो भी हम लोग का सामान बनेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे अर्थात उत्पाद कहेंगे। जैसे यदि मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो उससे हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अर्थात हम मैग्नीशियम धातु को जला रहे हैं वायु की उपस्थिति में तो एक नया पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होगा हम लोग का एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। हम लोग का अगला उदाहरण है, जब कली चूना अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाए। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो इसका पहचान क्या होगा। इसके कुछ पहचानों को हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन पहचानों को
हम निम्न परीक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी वस्तु में परिवर्तन हुआ और उसमें जो है अवस्था परिवर्तन हो गया, अवस्था मतलब वो ठोस था वो गैस हो गया, वो गैस था वो द्रव अवस्था में हो गया, वो द्रव अवस्था में था वो ठोस अवस्था में हो गया, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। दूसरा हो सकता है उसकी जो है रंग परिवर्तन हो जाए, अर्थात उसका कलर कुछ दूसरा था और कुछ क्रिया करके वो दूसरे रंग का हो गया, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। तीसरा है अक्षेप निर्माण, अर्थात हो सकता है कि उसे तली में जो है कुछ पदार्थ का जो है निर्माण हो जाए। चौथा है गैस का निकलना, हो सकता है कि हम दो वस्तुओं को मिलाएं तो उसमें से कुछ गैस निकले, तो ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का जो है पहचान है। अगला है ताप परिवर्तन, जैसे कि यदि हम चूने को जो है पानी में डालते हैं तो जो है वो बाल्टी जिसमें हम घोलते हैं वो गर्म हो जाता है, तो ये भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का जो है पहचान है, ताप परिवर्तन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, तो दोस्तों रासायनिक समीकरण कुछ और नहीं है बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उसमें उपस्थित यौगिकों या तत्वों को चिन्हों में अंकित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों अर्थात जो क्रिया से पहले होते हैं पदार्थ उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो क्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से दिखाया जाता है तो उससे बने समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें जो भी पदार्थ भाग लिए हैं तो उनको जो है हम लोग उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा जब हम जो है अंकित करते हैं तो जो भी समीकरण बनता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब हमको जो है रासायनिक समीकरणों को जो है उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण में पढ़े थे कि जब हम मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो उसको जब यदि हम सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे तो जो भी हम लोग को समीकरण प्राप्त होगा उसे हम रासायनिक समीकरण करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन आता है, कोई भी वस्तुएं जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती हैं, हो जाएगा हम लोग का Mg प्लस O2, अर्थात जब हम मैग्नीशियम धातु को जलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हम लोग सिंबलाइज किए हैं उस पूरे रासायनिक क्रिया को, यही हम लोग को समीकरण कहलाता है। अगला हम लोग देखे थे कि जब हम जो है कली चूना अर्थात CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं या घोलते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना, तो ये भी जो है एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला हम लोग का प्रकार है संयोजन या संकलन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि किसे हम संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसा कि नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन भी बनेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तो भाग लेते हैं लेकिन वो मिलकर उत्पाद के रूप में केवल एक ही पदार्थ देते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। चलिए इसका हम जो है उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला उदाहरण है कि जब हम अमोनिया गैस को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है मिलाएंगे तो हम लोग का बनेगा NH4Cl अर्थात नौसादर, जो कि एकल उत्पाद है, मतलब इसके सिवा इसके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बना। चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हम लोग का जो है जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराएंगे तब हम लोग को मिलेगा कार्बोनिल क्लोराइड, ये भी जो है एक एकल उत्पाद है। चलिए हम लोग उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तब हम लोग का बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक एकल उत्पाद है और ये भी जो है एक संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम लोग का अगला उदाहरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग का अगला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इससे बनेगा हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग का अगला उदाहरण है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इससे बनेगा हम लोग का जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जितने उदाहरण हम लोगों ने देखा ये सब जो है संकलन अभिक्रिया के उदाहरण थे। संकलन अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगला जो है
रासायनिक अभिक्रियाओं में टाइप्स देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला प्रकार है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन दोस्तों। हम लोग वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कहने मतलब यदि जो है हम लोग दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो होता ये है कि उसके दौरान जो अधिक क्रियाशील आयन होता है वो किसी दूसरे यौगिक के कम क्रियाशील आयन को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एक्चुअली दो प्रकार की होती है, एक तो एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन मतलब जिसमें केवल एक आयन जो है किसी को हटाकर बैठ जाता है, और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात जिसमें जो है दो आयनों की अदला बदली होती है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जो है फेरस से करवाएं, तो फेरस जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये जो है कॉपर को हटाएगा और उसके स्थान पे अपने स्वयं बढ़ जाएगा, दोनों का बनेगा FeSO4 और कॉपर जो है निकल जाएगा। और यदि हम जो है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से कराएं, तो देखेंगे जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए जो है जिंक कॉपर को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाएगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। यदि जो है हम लोग FeSO4 अर्थात जो है फेरस सल्फेट की अभिक्रिया एल्युमिनियम से करवाएं, तो एल्युमिनियम जो है फेरस से अधिक क्रियाशील होने के नाते जो है फेरस को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाएगा और बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट और फेरस को अलग कर देगा। तो दोस्तों ये सब थी एकल विस्थापन की उदाहरण। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन। अब हम देखते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात जिसमें दो आयनों की अदला बदली होती है। इसमें होता क्या है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है हम लोगों के सामने स्क्रीन पे AgNO3 प्लस KCl। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हम करवाएंगे पोटेशियम क्लोराइड से, तो जो पोटेशियम होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये करेगा क्या, वो सिल्वर को उसके स्थान से हटाकर अपने बैठ जाएगा, तो बनेगा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, और जो सिल्वर है वो Cl के साथ चला जाएगा, तो बनेगा हम लोग का जो है AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड। यदि हम अगला उदाहरण देखें तो यहाँ हम लोग का है Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट, हम लोग का दूसरा जो यौगिक है वो BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड। तो यदि हम देखें तो जो सोडियम होता है वो बेरियम से अधिक क्रियाशील होता है, तो बेरियम को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पे अपने बैठ जाएगा, तो बनेगा हम लोग का NaCl, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो बनेगा BaSO4। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। जैसे कि दिशा का मतलब ये कि यदि हम कार्बन को जो है जलाएं तो उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिर जो है यदि हम प्रक्रिया उल्टा करें तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः हम जो है कार्बन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम मैग्नीशियम को जलाएं तो उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हम पुनः चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम सल्फर को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और पुनः हम चाहें सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगला प्रकार देखते हैं जो कि है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यदि हम जो है प्रोसेस को जो है उल्टा कर दें तो अभिक्रियाएं जो है दोनों दिशा में संपन्न हो सके तो उसे हम कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे यदि हम जो है H2 और I2 को मिलाएं तो बनता है हम लोग का जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो है जो भी परिस्थिति हम लगाए हैं उसको जो है हम उत्क्रमित कर दें उल्टा कर दें तो वो पुनः जो है हाइड्रोजन और आयोडीन जो हमें बदल जाएगी। उसी प्रकार यदि हम N2 और H2 गैस को मिलाएं तो बनता है अमोनिया गैस, और फिर जो है हम उस परिस्थिति को उल्टा कर दें तो बन जाएगा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। चलिए हम लोग जो है अभिक्रियाओं के प्रकार में अगला देखते हैं जो कि है हम लोग का वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों
हम आप लोग को बता दें, ये संयोजन का जो है जस्ट उल्टा होता है। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एक यौगिक जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी लघु यौगिकों में टूट जाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, ये जो है तीन प्रभाव से हो सकती हैं, या तो ऊष्मा, या तो प्रकाश, या तो विद्युत। इसी आधार पर जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे यदि कोई वियोजन है वो ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न हो रही है तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे यदि हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो है ऊष्मा दे तो वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी प्रकार यदि हम फेरस सल्फेट को जो है ऊष्मा दें तो जो है फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। चलिए हम लोग जो है अगला जो है वियोजन अभिक्रिया देखते हैं, जो कि है प्रकाशीय वियोजन, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन। ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम जो है प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अर्थात ऐसा वियोजन जो है प्रकाश के प्रभाव से जो होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को यदि हम प्रकाश में रख दें तो जो है सिल्वर और क्लोरीन गैस में जो है टूट जाएगा। हम लोग का अगला वियोजन क्रिया है विद्युत वियोजन, अर्थात ऐसा अपघटन या वियोजन जो किसी यौगिक में विद्युत प्रभाव के द्वारा होता है उसे हम विद्युतीय अपघटन या वियोजन कहते हैं। अर्थात ऐसा वियोजन जो विद्युत के प्रभाव से होता है उसे जो है हम लोग विद्युत अपघटन या वियोजन कहते हैं। जैसे यदि जो है हम जल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में जो है टूटने लगेगा। अगला उदाहरण है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को यदि जो है हम विद्युत धारा दें तो वो क्या होगा, वो पोटेशियम और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। दोस्तों, अभिक्रियाओं के प्रकार में हम अगला प्रकार देख लेते हैं, जो कि है हम लोगों का ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा जो बाहर निकालती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा के दौरान नहीं, अभिक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा भी निकल रहा है तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यदि हम कार्बन को जलाएं तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही मिलता है और उसके साथ ही साथ हमको जो है 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी मिलता है। यदि हम जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाएं तो जल बनता तो है और उसके साथ 137 किलो कैलोरी ऊष्मा भी मिलता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया तो होती है और कुछ उत्पाद भी बनते हैं और उनके साथ जो है ऊष्मा निकलता है तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग जो है अगला जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देख लेते हैं, जो कि है हम लोगों का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, अभिक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा का शोषण होगा। अर्थात कोई अभिक्रिया तभी होगी जब उसको हम कुछ ऊष्मा देंगे। जैसे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि जो है हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाएं तो ये जो है अभिक्रिया तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि हम इसको 45 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा न दे दें। तो यदि हम इसको जो है 45 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे तभी जो है ये यौगिक बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। अगला हम लोग का जो एग्जाम्पल है कार्बन गैस और सल्फर। तो ये जो है कभी अभिक्रिया करेंगे जब इसको जो है हम लोग 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे तब ये जो है कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे। दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो है शोषित होता है यानी कि ऊष्मा लगता है उसे जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग का अगला अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान किसी यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाएं, देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का उपचयन अभिक्रिया।
वही हम अब क्रिया कराएं कॉपर और ऑक्सीजन की, तो उनको बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें जो कॉपर में जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको उपचयन अभिक्रिया। चलिए हम लोग जो है अगला जो है उदाहरण देख लेते हैं। सॉरी, उदाहरण नहीं, हम लोग अगला जो है क्रियाओं के प्रकार में देख लेते हैं प्रकार, जो कि है अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रिया दोस्तों, अपचयन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके दौरान हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अर्थात अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है लेकिन ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे यदि हम FeCl3 की अभिक्रिया कराएं H2S से, तो देखेंगे हम लोग जो है FeCl2 बनेगा और HCl बनेगा। तो देखेंगे हमें यहाँ पर जो है H का योग हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का जो है अपचयन अभिक्रिया। अगला हम लोग का CuO प्लस H2, तो यहाँ देखेंगे जो है हम लोग का ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन का योग हो रहा है और कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अगला हम लोग का एग्जाम्पल है H2 प्लस F2, तो यहाँ हम लोग का बन रहा है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फ्लोराइड में हम लोग का जो है हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग का जो है यह एग्जाम्पल है अपचयन अभिक्रिया की। दोस्तों अब हम लोग जो है अगला जो है अभिक्रियाओं का प्रकार देख लेते हैं, जो कि है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो है उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, तो हम लोग का अगला टॉपिक है संक्षारण अर्थात कोरोजन। दोस्तों जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, ऑक्सीजन अथवा अन्य रसायनों के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दोस्तों आप लोग अक्सर अपने आसपास जो है लोहे की वस्तुएं और अन्य सारी वस्तुएं देखते होंगे, जो कि अगर नमी या वायु के संपर्क में आती हैं तो उनकी ऊपरी परत जो होती है धीरे धीरे जो है गल के झड़ने लगती है। तो दोस्तों उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। और दोस्तों खासकर जो संक्षारण होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर ही होती है, क्योंकि अगर हम जल देखें तो जल में भी जो है ऑक्सीजन की जो है मात्रा पाई जाती है, क्योंकि उसका सूत्र होता है H2O। दोस्तों जैसे कि होता है लोहे पर लाल या भूरी परत का जमना, यदि हम जो है लोहे पर देखें तो अगर वो जो है उसका क्षरण हो रहा है तो इस पर जो है लाल या भूरी परत जो है बन जाती है। दोस्तों जैसे कि हम अगला देख लें तो आभूषणों पर जो है काला रंग जम जाता है, जैसे कि सोने की आभूषण होती है तो इस पर जो है काला काला रंग जो है जम जाता है, ये भी जो है संक्षारण का जो है उदाहरण है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। संक्षारण से बचाव, तो दोस्तों अगर कोई जो है लोहे की वस्तु है तो लोहे की वस्तुओं को जो है संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट का परत चढ़ाया जाता है, अर्थात उसको हम पेंट करके जो है संक्षारण से बचा सकते हैं। या तो हम लोग का दूसरा प्रक्रिया ये है कि हम जो है उसको मिश्रातु बना दें, यानी कि दो या दो से अधिक धातु बनाकर उसको जो हम बचा सकते हैं, या किसी तत्व का जो हम लोग धातु का परत चढ़ा के जो है उसको हम बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। यानी कि किसी धातु पर जो है अगर वो अधिक मूल्यवान है तो उस पर जो है कम मूल्यवान धातु का परत चढ़ा देंगे, जिससे कि उसका जो है क्षरण नहीं होगा और उस प्रकार जो है हम क्षरण से उस धातु को बचा सकेंगे। दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। दोस्तों हम बता दें कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। दोस्तों यदि हम खाद्य पदार्थों को अर्थात खाने वाले पदार्थों को खुले में छोड़ दें वायु की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो धीरे धीरे जो है उनके स्वाद और गंध जो है बदलने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन होता है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा एवं तेल के मंद गति से ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिका कहलाता है। अर्थात यदि कोई खाद्य पदार्थ है तो उसमें जो वसा और तेल उपस्थित होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में आकर धीरे धीरे जो है वो अपना रंग बदलने लगता है या स्वाद बदलने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण, जैसे यदि हम खुले में जो है भोजन को जो है छोड़ दें तो वो दुर्गंध रहने लगता है। यदि खुले में जो है हम खुले में पनीर को रख दें तो उसका स्वाद बदलने लगता है। यदि हम
खुले में जो है चिप्स, नमकीन, अचार आदि का जो है स्वादन लें तो हमको लगेगा कि उसके जो है स्वाद जो है बदल चुके हैं, अर्थात जो है वो खराब हो चुके हैं। तो ये सब जो है हम लोग के विकृत गंधिता के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है किसी पदार्थ को उसके स्वाद और गंध को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, यानी कि विकृत गंधिता से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय ये है कि हम खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखकर डिब्बाबंदी कर दें, अर्थात हम खाने वाले पदार्थों को ऐसे पात्र में रखें जिसमें जो है वायु न जा सके। निम्न ताप पर जो है भोजन को पकाना। चलिए हम जो है अगला प्रोसेस देख लेते हैं जिससे कि जो हम विकृत गंधिता से बच सकते हैं। तो वो है खाद्य पदार्थ जैसे आलू की चिप्स, नमकीन इत्यादि की पैकिंग में जो है हम यदि ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भर दें तो वो भी जो है विकृत गंधिता से बच सकती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।